जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज इस कंसेप्ट को हम कंक्लूड करेंगे। कल के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज का कंसेप्ट डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था ख़ास तौर पे ये कंसेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो किसी टाइप ऑफ कंपनी की डेफिनेशन पूछ सकता ही है। ख़ास तौर पे हमारे लिए ये टाइप ऑफ कंपनीज का कंसेप्ट इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि हम जो आगे लीगल प्रोविजंस स्टडी करेंगे ना, उनमें से अक्सर लीगल प्रोविजंस कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज पे अप्लाई होती हैं, कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज पे अप्लाई नहीं होती। तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि कितनी टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं ताकि हमें पता चल सके कि किस कंसेप्ट को हमने किस टाइप ऑफ कंपनी पे अप्लाई करना है और किस टाइप ऑफ कंपनी पे अप्लाई नहीं करना। टाइप ऑफ कंपनी जो हमने स्टडी की थी कल वो ये कि हम टाइप्स ऑफ कंपनीज को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस भी क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी भी क्लासीफाई कर सकते हैं और अदर कंपनीज भी है। एक तीसरी बेसिस है अदर कंपनीज, इस बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस हमने स्टडी किया था दो तरह की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी किस कंपनी को कहते हैं जिसमें तीन चीजें होती हैं, विच बाय इट्स आर्टिकल्स लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, prohibits invitation to general public to subscribe for shares। ठीक है, और इसमें खास तौर पे केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो तीसरी वाली कंडीशंस है ये ज्यादा अहम है, ज्यादा अहम है। प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स लिमिट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी 50। इस 50 में एम्प्लॉइज को शामिल नहीं करना, दो चीजें बताई थी। नंबर 1 एम्प्लॉइज को शामिल नहीं करना और जो जॉइंट होल्डर्स होंगे उसको एक गिनना है। फिर दूसरा रिस्ट्रिक्ट्स राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, यानी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आसानी से ट्रांसफर नहीं हो सकते, वो दूसरे लोगों से हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है, इजाजत लेनी पड़ती है, फिर ट्रांसफर कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्ट्स राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। और तीसरी चीज क्या थी, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू जनरल। इसमें खास तौर पे ध्यान में रखिएगा इस वाली तीसरी वाली कंडीशन को कि ये आगे चल के फ्यूचर के चैप्टर्स में काम आएगी कि प्राइवेट कंपनी, इसका मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनी अगर आप अपनी कंपनी को प्राइवेट कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा लेते हैं कमीशन के पास, फिर आपकी कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर्स बेचने के लिए अखबार में इश्तिहार नहीं दे सकती, इनविटेशन इनवाइट नहीं कर सकती। इनवाइट करने का मतलब क्या है, अखबार में इश्तिहार नहीं दे सकती कि आइए मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदिए। यानी प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू करने के लिए अखबार में इश्तिहार नहीं दे सकती, जनरल पब्लिक को इनवाइट। फिर से प्राइवेट कंपनी अपने शेयर इशू करने के लिए, अपने शेयर बेचने के लिए अखबार में इश्तिहार नहीं दे, क्योंकि वो जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। जनरल पब्लिक से को शेयर इशू करने का हक लॉ ने सिर्फ पब्लिक कंपनी को दिया है। जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने का हक लॉ ने सिर्फ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं। अच्छा, तो फिर प्राइवेट कंपनी ने अगर शेयर इशू करना है किसको करेगी, हाँ अपने ही जो उसके जानने वाले हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, जैसे डायरेक्टर्स, एम्प्लॉय, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स वगैरह, इनको 1-to-1 अप्रोच करके 1-to-1 मीटिंग करके कन्विंस करके शेयर इशू कर सकती है। अखबार में इश्तिहार दे के शेयर इशू नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की बात समझ आ गई आपको। फिर हमने स्टडी किया था जो प्राइवेट कंपनी है वो सिंगल मेंबर कंपनी भी हो सकती है, अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी भी हो सकती है। सिंगल मेंबर कंपनी कौन सी होती है, मेंबर किसे कहते हैं, कंपनी लॉ में मेंबर कहते हैं ओनर को, किसी कंपनी के ओनर को हम मेंबर कहते हैं। ठीक है, हाँ जिसे शेयर होल्डर भी कह सकते हैं। लेकिन याद रखें हमने स्टडी किया था कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके शेयर्स होते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती जिनका शेयर कैपिटल होता है, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनका शेयर कैपिटल नहीं होता।
जैसे एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, उसका शेयर कैपिटल होता है। एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उसका नॉर्मली शेयर कैपिटल नहीं होता। वो लोगों से लोन लेके गारंटी पे चलती है, लोगों से लोन लेके और गारंटी देके उस पे चलती है। तो लिमिटेड बाय शेयर का शेयर कैपिटल होता है, लिमिटेड बाय गारंटी का अमूमी शेयर कैपिटल नहीं होता। लिमिटेड बाय शेयर का शेयर कैपिटल होता है, लिमिटेड बाय गारंटी का अमूमी शेयर कैपिटल नहीं हो। तो मुझे बताइए, लिमिटेड बाय शेयर का जो ओनर है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का जो ओनर है, उसे तो आप शेयर होल्डर कह सकते हैं कि उसका शेयर्स हैं। सोचिए जरा, लिमिटेड बाय गारंटी में जिसका अमूमी शेयर कैपिटल नहीं होता, उसके ओनर को आप शेयर होल्डर कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसके शेयर अमूमी तौर पे होते ही नहीं है, शेयर्स नहीं है, तो शेयर होल्डर ही नहीं हो सकता। तो फिर इसका मतलब है कंपनी लॉ को एक ऐसी टर्म इजाद करने की जरूरत थी जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के ओनर के लिए भी यूज हो सकती हो और लिमिटेड बाय गारंटी के ओनर के लिए भी यूज हो सकती हो। अगर वो सिर्फ शेयर होल्डर की टर्म रखते ना, आप ज्यादा कंफर्टेबल इस टर्म के साथ है शेयर होल्डर के साथ, लेकिन मैं ज्यादा कंफर्टेबल मेंबर की टर्म के साथ हूं। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर की टर्म लिमिटेड बाय शेयर को तो कवर करती है, लिमिटेड बाय गारंटी को नहीं कवर करते, लेकिन जो मेंबर की टर्म है दोनों को कवर करते हैं। तो आज एक इंतहाई टेक्निकल कंसेप्ट आपने सीखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर। तो हमने कहा मेंबर एक जेनेरिक टर्म है, जनरल टर्म है, कंप्रीहेंसिव टर्म है जो हर तरह की कंपनी के लिए बोली जाती है, जबकि शेयर होल्डर की टर्म सिर्फ उन कंपनीज के लिए बोली जाती है जिनका शेयर कैपिटल है। तो क्या दुनिया में कोई ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिनका शेयर कैपिटल नहीं है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, तो मेंबर में तो यहाँ पे देखिए सिंगल मेंबर कंपनी, इसलिए ज्यादातर आप देखेंगे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना मेंबर है, लेकिन बहरहाल अगर आप शेयर होल्डर की टर्म भी यूज कर लें, कंसेप्चुअली गलत वो भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो आपको केस स्टडीज आएंगी एग्जाम में कंसेप्ट पूछेगा वो लिमिटेड बाय शेयर ही है, और दुनिया में और पाकिस्तान में भी ज्यादातर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ही हैं, बहुत कम है कंपनी लिमिटेड बाय करंट। तो इसलिए अगर आप कभी मेंबर की बजाय शेयर होल्डर का टर्म भी यूज कर लें तो वो गलत नहीं है, लेकिन कोशिश क्या करनी है आपने कि हाँ मेंबर के वर्ड को ज्यादा इस्तेमाल करें। इसलिए प्राइवेट कंपनी कैन बी सिंगल मेंबर कंपनी और अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी नाम से जाहिर है कितने मेंबर होंगे, ना एक से कम, मिनिमम भी एक, मैक्सिमम भी एक, और वही कंपनी का ओनर भी होगा, कंपनी को चलाता भी वही, डायरेक्टर भी होता। हाँ, नीचे मजीद एम्प्लॉइज रख सकता है। हर कंपनी के नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड आएगा, हर प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड पे वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आएगा। और प्राइवेट में आगे चलें, अगर तो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड है तो इसका मतलब है अदर देन एसएमसी, लेकिन अगर सिंगल मेंबर कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड के अल्फाज के साथ तीसरा लफ्ज भी आएगा एसएमसी। एसएमसी से क्या बनता है? सिंगल मेंबर कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका, ये पहले सिंगल मेंबर कंपनी नहीं होती थी, ये कुछ साल पहले एलान ने कंसेप्ट दिया है। और सिंगल मेंबर कंपनी को इजाद करने का वाहिद मकसद क्या था कि ज्यादा से ज्यादा सोल प्रोप्राइटर्स को अंडर अम्ब्रेला ऑफ कंपनी लॉ लाया जाए, वो रहे सोल प्रोप्राइटर ही, सिंगल ही रहे, लेकिन अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा लें। ठीक है, इसलिए ताकि कंपनीज के तादाद पाकिस्तान में बढ़ सके। 12 तो सिंगल मेंबर कंपनी एक ही मेंबर, और इसने अपने नाम के एंड पे एसएमसी भी लिखना है क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी है, प्राइवेट भी लिखना है प्राइवेट कंपनी है, और लिमिटेड भी लिखना है। अगर अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी है, इसके कम से कम मेंबर्स कितने होंगे? 2, और ज्यादा से ज्यादा 50, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है 50 लिमिट। और इसने अपने नाम के एंड पे लिमिटेड तो लिखना ही है क्योंकि कंपनी है, प्राइवेट भी लिखना है क्योंकि प्राइवेट है, एसएमसी नहीं लिखना।
क्योंकि सिंगल मेंबर नहीं है, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड लिखना है। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर सिंगल मेंबर कंपनी के कुछ आपको कंसेप्ट्स बता रहा है, ये हमने कल नहीं स्टडी किए थे, या शायद सरसरी स्टडी किया हो। दिस इज ए कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड विद ओनली वन मेंबर हु इज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का डायरेक्टर भी है। कंपनी का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है? मैंने बताया कंपनी का स्ट्रक्चर नहीं, तो चले मैं अभी आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, आपने कहीं इस पे इसको लिख लेना है। कंपनी के अंदर सबसे ऊपर होते हैं शेयर होल्डर्स या मेंबर्स, मेंबर्स लिख लें या शेयर होल्डर्स। कंपनी के ओनर होते हैं, लेकिन ये बिजनेस नहीं चला सकते। ये बिजनेस चलाने के लिए एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट करते हैं, जिन्हें कहा जाता है डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बीओडी। क्या लिखूं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी लिख देता हूं। रमजान में इसी से काम चला, बीओडी बोर्ड, इसको लिख ला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिख, या डायरेक्टर्स भी लिख सकते हैं। बीओडी डायरेक्टर्स, चलें डायरेक्टर्स लिख लेते हैं। डायरेक्टर ना आपकी ना मेरी, डायरेक्टर्स। अमूमी तौर पे अगर तो मेंबर या शेयर होल्डर के पास टेक्निकल स्किल है तो वो खुद भी डायरेक्टर बन सकते हैं, पाबंदी नहीं है, बल्कि पहला हक उनका है। लेकिन अगर उनके पास टेक्निकल स्किल नहीं है तो फिर वो खुद डायरेक्टर नहीं बने। डायरेक्टर्स में कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेंबर्स होंगे और कुछ ऐसे होंगे अदर देन मेंबर्स होंगे। ठीक? डायरेक्टर्स भी अब टॉप लेवल के लोग होते हैं, कहते हैं हम रोज रोज थोड़ी आएंगे, हम काम जरूर करें, निगरानी जरूर करेंगे, लेकिन हम तो सीनियर हैं, हम चेक करेंगे काम दूसरे सही कर रहे हैं कि नहीं, काम दूसरों से करवाएंगे। तो काम करवाने के लिए ये फिर एक कुर्बानी का बकरा अपॉइंट करते हैं, उसे कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसको कहते हैं कंपनी में जो कुछ हुआ ना, जिम्मेदार तुम हो गए, तुमने कंपनी की सारी चीजों को चलाना है, हम तुम्हारे सपोर्ट के लिए खड़े हैं, तुम्हारे पीछे हम खड़े हैं, बेफिक्र, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। कंपनी तुमने चलानी है, कंपनी में कहीं गड़बड़ हुई तेरे को नहीं छोड़ेंगे। इसके पास सबसे ज्यादा कंपनी के अंदर अथॉरिटी CEO के पास होती है, कंपनी के अंदर, कंपनी को चलाते हुए। वरना तो डायरेक्टर तो बॉस है ना, डायरेक्टर बॉस है। मैं आपसे पूछता हूं, अवाम के पास ज्यादा पावर है कि प्राइम मिनिस्टर के पास? अच्छा, इन्हीं दो में से बताना है, तीसरी ऑप्शन कोई नहीं, तीसरी ऑप्शन कोई। अब हाँ, किसी और का अवाम के पास के प्राइम मिनिस्टर, MNAs MPs के पास ज्यादा पावर, बताए भाई। हालांकि MNA MP, अगर आप कहते हैं MNA MPs के पास ज्यादा पावर है, तो वो अपॉइंट तो अवाम ने किए हैं। तो हाँ, तो फिर उनके समझ गए हैं। तो हालांकि उसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट तो डायरेक्टर्स ने किया है, लेकिन एक दफा कर दिया, अब कंपनी तो इसने चलानी है ना। डायरेक्टर तो चले गए, महीने 2 महीने बाद आएंगे, रोज रोज कंपनी के अंदर कौन आएगा? चीफ है, चलाएगा, ये सारे ऑर्डर ये जारी करेगा, ये करना है, ये नहीं करना, ये प्रोजेक्ट लाओ, ये बंद कर दो, ये खत्म कर दो, ये शुरू करो, इसमें फंडिंग बढ़ाओ, इसमें कम करो। ठीक है? तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जाहिर है ये कंपनी को, छोटी कंपनी है तो कम डिपार्टमेंट्स, बड़ी कंपनी है तो ज्यादा डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। ये डिपार्टमेंट बहुत से हो सकते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, रिसर्च डिपार्टमेंट हो सकता है, HR डिपार्टमेंट हो सकता है, और हमारा फेवरेट अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो सकता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, HR डिपार्टमेंट का काम आपको पता होगा क्या है? हायरिंग फायरिंग। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम आपको पता क्या होगा? एड वगैरह चलाना, कैंपेन चलाना। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा काम क्या है? शाबाश, बुक्स ऑफ अकाउंट्स
एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, यानी जो आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं वो, इसका मतलब है जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो कंपनी के अंदर किस डिपार्टमेंट में, क्या एचआर डिपार्टमेंट में जाके काम करेंगे? नहीं, किसमें? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा हेड होता है उसे कहते हैं सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। बाकी और भी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं लेकिन वो हमारा ज्यादा उनसे अमल दखल नहीं। जैसे एक कंपनी सेक्रेटरी होता है, कंपनी सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी नहीं, कंपनी सेक्रेटरी, जिसका काम होता है लीगल रिक्वायरमेंट्स जो कंपनी पे अप्लाई होती है वो इंश्योर करना कि सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई हो रही हों। ठीक है, और लोग भी होते हैं, शेयर रजिस्ट्रार वगैरह होता है वगैरह वगैरह, लेकिन ज्यादातर आपका वास्ता पड़ेगा पूरे कंपनी लॉ के अंदर शेयर होल्डर्स या मेंबर से, डायरेक्टर से और सीईओ से। कभी कभार बेचारा सीएफओ भी आएगा कभी कभार, और शायद इक्का दुक्का दफा कोई और ऑफिसर का भी जिक्र हो, पूरे लाख इक्का दुक्का नहीं। रजिस्ट्रार जो है ना, रजिस्ट्रार उसका कंपनी से ताल्लुक नहीं है, इस पूरे वो तो एससीसीपी के अंडर आता है, वो अलग इदारा है, वो रेगुलेटरी इदारा है। ठीक है जी, तो सिंगल मेंबर कंपनी है, इसमें इसका मतलब है जब सिंगल मेंबर कंपनी होगी तो उसमें वो मेंबर भी खुद होगा, डायरेक्टर भी खुद होगा। कहता है लेकिन चूंकि सिंगल मेंबर कभी भी मर सकता है, ऐसा है ना, तो इसीलिए उसने उसके मरने के बाद कंपनी का क्या होगा ये पहले वसीयत कर लेनी है, और वसीयत करके एक ईमानदार बंदे के हवाले कर देनी है। ये क्या करेगा? सिंगल मेंबर कंपनी मेंबर ऑफ एसएमसी शैल नॉमिनेट ए पर्सन हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग, यानी जो चीजें अब आगे बता रहे हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर। ये कह रहा है कि जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे बाद मेरी वसीयत है, तुमने क्या करना है सुन लो। मेरे बाद जब तक मैं जिंदा हूं मैं चलाऊंगा कंपनी, जब मैं मर जाऊं ए नॉमिनी, नॉमिनी कहते हैं जिसको हम नामजद कर दें, जिसको हम मुकर्रर कर दें, नुमाइंदा बना दें, जिसको क्या कर दें, हाँ नॉमिनी के साथ लिख लें नुमाइंदा। आइंदा जब कभी मैं आपसे पूछूं नॉमिनी क्या है, आपने कहना नुमाइंदा, तो नुमाइंदा उर्दू में, तो वो एक नुमाइंदा बना देगा, और वो नुमाइंदा फिर जिम्मेदार होगा क्या, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करना है, कंपनी के मामला, कंपनी को चलाना है, लेकिन चलाना है एज ट्रस्टी, एज ओनर नहीं। ट्रस्टी होता है अमानत के तौर पे, ये ना हो बिजनेस चलाए और प्रॉफिट हो तो जेब में रख ले, नहीं नहीं, ये क्या एज ट्रस्टी चलाएगा, एज ओनर नहीं। ठीक है, और फिर क्या करेगा, जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है ना, जो कंपनी के जितने भी शेयर है, कंपनी के मालिकाना हकूक है, वो जल्द से जल्द, अमानत है ना, अमानत जल्द से जल्द उसके हकदार तक पहुंचा देनी चाहिए कि नहीं, जल्द से जल्द पहुंच। तो वो जल्द से जल्द जो शेयर्स हैं डिसीज्ड मेंबर के, जो मर गया मेंबर एसएमसी, वो ओनर मर गया, उसके शेयर उसके लीगल हेयर्स के को ट्रांसफर करेगा, यानी जो भी उसके वाली वारसान है उनको ट्रांसफर करेगा। एक बच्चा है तो उसको ट्रांसफर करेगा, दो हैं उनको ट्रांसफर करेगा, अगर तीन है तो तीन को, चार तो चार में। हाँ, और अगर फर्ज कीजिए दो मेल, दो चिल्ड्रन मेल, दो फीमेल है, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब होता है। आप मैथ में क्वेश्चन करते होंगे, वो 1/2 और फुल, चौथा नहीं दूसरा हिस्सा होता है, खुदा तो हाँ कह रहा है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ के मुताबिक होगी, और अगर जो फोर्थ हो गया है वो गैर मुस्लिम था तो फिर वो गैर मुस्लिम लॉज के मुताबिक होगी, यानी जो उसके ऊपर एप्लीकेबल है लॉज। आपको पता है पाकिस्तान में, वैसे पंजाब में तो इतना नहीं, लेकिन उसने सिंध साइड पे जो है वो काफ़ी हिंदू फैमिलीज हैं, तो जाहिर है उनके ऊपर इस्लामिक लॉज थोड़े ही लगेंगे। उनके क्या पाकिस्तान का आइन गैर मुस्लिमों को उनके मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त देता है? बिल्कुल देता है। तो जाहिर है वो अगर उनके कानून में जो भी लिखा, अगर उनके कानून में फ़र्ज कीजिए कि एक हिस्सा और 10वां हिस्सा है, 9वां हिस्सा और 10वां, हमारे यहाँ तो 1-2 की रेशो, अगर उधर 2-4 की रेशो, 2-5, तो जो भी रेशो है उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट। वो कह रहा है
कि अगर शेयर्स एक से ज्यादा लीगल हेयर्स को ट्रांसफर हुए ना तो एक कानूनी नुकता उठता है। आप खुद बताइए, अगर मरने वाले के 2 बच्चे थे, शेयर दोनों को ट्रांसफर करने हैं कि एक को करने हैं? फिर वो सिंगल मेंबर कंपनी तो ना रही, नहीं, जॉइंट होल्डर नहीं बनेंगे, वो सिंगल मेंबर, वो तो 2 शेयर होल्डर बन गए। अब फिर क्या करना है? अब फिर उसको एसएमसी से कन्वर्ट करवा के, क्लियर? तो ये अभी तक हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में स्टडी कर लिया। प्राइवेट कंपनी की 2 टाइप्स, एसएमसी, अदर देन एसएमसी। एसएमसी की सारी कहानी पढ़ ली, डन, कोई प्रॉब्लम? अब चलते हैं पब्लिक कंपनी की तरफ। जी बताइए, प्रॉब्लम नंबर 1। प्राइवेट कंपनी के 50 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, तो सर अगर उसमें से किसी एक की डेथ हो जाए, उसके 2 बेटों में ट्रांसफर हो, सर वो एक्सीड नहीं कर जाएंगे नंबर? हाँ, अगर प्राइवेट कंपनी में किसी के सिर्फ एग्जैक्टली 50 हो और फिर उसकी डेथ हो जाए तो बिल्कुल उसके लीगल हेयर्स में भी अगर 2 हैं उनको ट्रांसफर होने हैं तो फिर वो 51 हो जाएंगे। उस सूरत में फिर आपको प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। यहाँ पे तो एसएमसी को अदर देन एसएमसी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कराना रहेगी, प्राइवेट ही, एसएमसी से अदर में आ जाएगी। अगर मेंबर किसी वजह से 50 से ज्यादा हो जाए फिर क्या करना पड़ता है? प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। जी, अगर मेंबर सिंगल मेंबर अपनी असल जिंदगी में भी सिंगल हो तो बच्चे देखें, वारिसान होना और चीज है, बच्चे होना और चीज है। बच्चे होना और चीज, तो उसके अम्मा अब्बा होंगे, बहन भाई होंगे, दूर के रिश्तेदार होंगे, कोई ना कोई होगा, उससे दूर के रिश्तेदार होंगे, वो भी नहीं है उससे दूर के रिश्तेदार होंगे। जब कोई मरता है उसकी प्रॉपर्टी होती है तो रिश्तेदार ऐसे निकलते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो कुछ ना कुछ सामने आ जाएंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। यहाँ पे हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है, इससे आगे नहीं सोचना। आगे चलते हैं। पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट बन सकती है, यस। प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक बन सकती है, यस। लेकिन ये कन्वर्जन का प्रोसेस हमारे सिलेबस में नहीं है। ये है कि बन सकती है, ये बताया उसने, लेकिन प्रोसेस क्या होगा ये हमारे सिलेबस में नहीं है। गारंटी लिमिटेड आगे आने वाला है, आगे आ जाए। अब आते हैं हम पब्लिक कंपनी की तरफ। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है? ऐसी कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अच्छा, अब अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछे, आपने सिर्फ इतनी डेफिनेशन नहीं लिखनी, बल्कि क्या करना है इसके बाद फिर नीचे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन को रिप्रोड्यूस करना है। कहता है पब्लिक, अब आपको याद है प्राइवेट कंपनी ने अपने नाम के एंड पे क्या लिखा था? प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी अपने नाम के एंड पे क्या लिखेगी? सिर्फ पब्लिक लफ्ज नहीं लिखेगी, प्राइवेट लिखेगी, पब्लिक नहीं लिखेगी। एट पब्लिक कंपनी कैन बी, प्राइवेट कंपनी की 2 टाइप्स थी, पब्लिक की भी 2 टाइप्स हैं, लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई हो, जिसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाने की इजाजत हो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पूरे पाकिस्तान का इन्वेस्टर आता है, फिजिकली भी आता है और ऑनलाइन भी, शेयर सेल परचेज करने के लिए। जिस कंपनी के शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है ना, उस कंपनी के शेयर्स एक दिन में लाखों करोड़ों की तादाद में सेल परचेज होते हैं। डेली बेसिस के ऊपर शेयर की प्राइस चेंज हो रही होती है। आप बड़ी आसानी से खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। कंपनी ने जब शेयर इशू करने हैं ना, तो जो लिस्टेड कंपनी होगी ना, उसके पास ज्यादा बेहतर ऑप्शंस हैं, क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज में जाएगी, उधर ऑलरेडी इन्वेस्टर बैठा है, करोड़ों अरबों रुपए लेके भी बैठे हुए इन्वेस्टर उधर। कंपनी को शेयर के अपने शेयर इशू करने के लिए बायर ढूंढना बहुत आसान है। किसके लिए? लिस्टेड के लिए। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अनलिस्टेड कंपनी जो है वो चूंकि लिस्टेड नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, वो शेयर इशू करेगी तो उसको कस्टमर ढूंढना, थोड़ा बायर ढूंढना मसला होता है। अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी की 2 टाइप्स, अनलिस्टेड और लिस्टेड।
अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेट कंपनी की तरह भी है, क्योंकि ये इसने जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं किए, प्राइवेट कंपनी ने भी नहीं किए। लेकिन प्राइवेट कंपनी से अनलिस्टेड कंपनी डिफरेंट भी है इस सेंस में कि उसने शेयर जनरल पब्लिक को इशू नहीं किए, लेकिन जब चाहे कर सकती है। लिस्टिंग करवा ले, शेयर इशू करवा ले। अगर प्राइवेट कंपनी ने, याद रखें, प्राइवेट कंपनी ने जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं ना, एज प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। अगर करने हैं उसे दो काम करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1 प्राइवेट से कन्वर्ट करना है पब्लिक में, स्टेप नंबर 2 स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्टिंग करवानी है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है अनलिस्टेड, उसने जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं, उसे दो नहीं एक ही काम करना पड़ेगा, सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्टिंग करवानी पड़ेगी। तो अनलिस्टेड समझे दरमियानी है, लिस्टेड और प्राइवेट दोनों की दरमियानी स्टेशन है। कुछ समझ आ रही है आपको? चले अब क्या कह रहा है, लिस्टेड कंपनी, ए पब्लिक कंपनी whose securities are listed and are traded, यानी सेल परचेज होती है स्टॉक एक्सचेंज, such company has issued securities to general public. Such company has issued securities to general public. Has issued, कर दिए हैं। लिस्टेड तभी तो लिस्टेड बनी है, सिक्योरिटीज लिस्ट हुई हैं तो लिस्टेड बनी है ना। अनलिस्टेड कंपनी ये ऐसी पब्लिक कंपनी है whose securities are not listed or traded on stock exchange. Such company has not issued its security to general public, although it can offer securities. यानी इशू कर सकती है, अभी किए नहीं है। कब इशू कर सकती है? आफ्टर रजिस्टरिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। कुछ समझ आया आपको? इसमें एक लफ्ज है, उसके ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। कोई स्टूडेंट बता सकता है कौन सा लफ्ज है? सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी। अच्छा अब सुन लीजिए, दो अल्फाज है, दोनों में फर्क है। एक है लफ्ज सिक्योरिटी सिंगुलर फॉर्म, एक है लफ्ज सिक्योरिटीज प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म का मतलब होता है जमानत के तौर पे कोई चीज रखवाना, सिक्योरिटी। लोन लेने के लिए जाते हैं, सिक्योरिटी। लफ्ज सिक्योरिटी सिंगुलर फॉर्म ये लोन के कंटेक्स्ट में यूज होता है। लोन जमानत के तौर पे, गिरवी के तौर पे कोई चीज रखवाना। जो सिक्योरिटीज है इसका मतलब है वो पीस ऑफ पेपर जो कंपनी इशू करती है और बदले में पैसे लेती है। ये इसकी दो एग्जांपल होती है, एक शेयर, शेयर भी पीस ऑफ पेपर है, कंपनी को इशू करके, कंपनी इसको इशू करके बदले में पैसे लेती है। कल समझाया था ना। एक और भी है इंस्ट्रूमेंट, चीज इसी तरह की, वो है डिबेंचर्स। दोनों में फर्क ये है, शेयर है कैपिटल नेचर, डिबेंचर है लोन नेचर। शेयर्स के बदले में मिलता है डिविडेंड, डिबेंचर्स के बदले में मिलता है इंटरेस्ट। तो शेयर्स लेंगे कि डिबेंचर? शेयर, डिबेंचर। शेयर हलालुन, डिबेंचर हरामुन। ठीक है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो बहरहाल आपकी अपनी, हम लॉ पढ़ रहे हैं, हम इस्लामियात नहीं पढ़ रहे, तो इसीलिए लॉ दोनों की इजाजत देता है। कानून क्या करता है? तो कहता है शेयर लेना है शेयर लो, डिबेंचर लेना है डिबेंचर लो, हमें क्या, सवाब भी आपका, गुनाह भी आपका। सिक्योरिटीज, अच्छा लफ्ज सिक्योरिटीज जो है ना, इसमें दोनों शामिल हैं, शेयर्स भी डिबेंचर भी। जब लॉ ने कहना होता है ना कि शेयर्स के लिए ये करो, लॉ कहता है शेयर्स के लिए ये करो,
जब लॉ ने कहना होता है ना डिबेंचर्स के लिए ये करो, तो लॉ कहता है डिबेंचर्स के लिए ये करो। यानी जो भी रिक्वायरमेंट है कि आपने शेयर इशू करने हैं तो ये करो। जब लॉ ने कहना होता है डिबेंचर इशू करने हैं तो ये करना है, तो लॉ क्या कहता है डिबेंचर इशू करने हैं तो ये करो। लेकिन जब लॉ ने कहना होता है ना शेयर्स और डिबेंचर्स जो भी इशू करना है दोनों में से तो ये करो, तो लॉ शेयर्स और डिबेंचर्स दो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। लॉ क्या कहता है अगर सिक्योरिटीज इशू करनी है तो ये काम करो। इसका मतलब है डेफिनेशन बनी सिक्योरिटीज प्लूरल फॉर्म इज इक्वल टू शेयर्स प्लस डिबेंचर, शेयर्स प्लस डिबेंचर। ये लिख लीजिए, ये काम आएगा आपके। सिक्योरिटीज इज इक्वल टू शेयर्स प्लस डिबेंचर्स। तो इसका मतलब है इससे अहम कंसेप्ट क्या समझ में आया, लिस्टेड कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ शेयर्स ही नहीं डिबेंचर्स भी रजिस्टर होते हैं। सिर्फ शेयर्स ही नहीं, अगर सिर्फ शेयर रजिस्टर होते तो लॉ ने यहां पे क्या लिखा होता, तो मुझे बताया आइंदा कभी कहीं पे सिक्योरिटीज लिखा हुआ है आप उसको काट के शेयर्स लिख देंगे तो ठीक है क्या? नहीं, अगर काटना ही है ना तो शेयर और डिबेंचर दोनों लिखें, यहां सिर्फ सिक्योरिटीज लिख लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया कौन सी थी कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी हो गया। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी लिमिटेड बाय और अनलिमिटेड कंपनी, ये तीन टाइप्स। ये भी ध्यान से सुन ले, ब्रीफली हमने कल डिस्कस किया था थोड़ा डिटेल में। मैंने कहा कंसेप्ट पक्का, बार बार आना है ना बार बार, तो मैंने कहा कंसेप्ट पक्का हो जाए जरा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स हैं। इसको लिमिटेड बाय शेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी जो है कंपनी की लायबिलिटी नहीं। देखिए नाम क्या है लिमिटेड बाय शेयर्स, लेकिन इसमें लायबिलिटी किसकी डिस्कस कर रहे हैं? मेंबर्स की। क्योंकि कंपनी की अपनी लायबिलिटी तो सारी है, जो भी डेट है उसे पूरा पे करना चाहिए अपना। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ऐसी कंपनी है कंपनी इन विच लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स को अंडरलाइन कर लें, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड बाय मेमोरेंडम, बाय मेमोरेंडम अप टू अनपेड अमाउंट ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स दे एक्वायर्ड। जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स तक। लिमिटेड बाय शेयर कैसी कंपनी है? ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है किस अमाउंट तक? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स जो उन्होंने रखे हुए हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर शेयर्स पार्टली पेड है, मेंबर्स आर लायबल टू पे अनपेड अमाउंट, और शेयर फुली पेड है क्यों नो लायबिलिटी? अनपेड अमाउंट है ही नहीं तो लायबिलिटी काहे की आएगी? नो लायबल। इसको थोड़ा सा न्यूमेरिक एग्जांपल से भी डिस्कस कर लेते हैं। कल वो व्हाट्सएप ग्रुप में एक बच्चा कह रहा है सर जरा इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, वो एक्सप्लेन कर देते, नो प्रॉब्लम। एक मेंबर है, शेयर होल्डर है मिस्टर ए, उसने कंपनी का एक शेयर खरीदा, शेयर था 10 रुपए का। इसने कंपनी की मिन्नतें की, कंपनी ने कहा चल ऐसा कर 7.5 रुपए अभी पे कर दे, 2.5 रुपए बाद में पे कर देना लेटर, और 7.5 नाउ अभी पे करो। पार्टली पेड है फुली पेड? अगर 7.5 पे कर दे, 2.5 अभी पे नहीं किए, इसमें लिमिटेड बाय शेयर है ना, इसमें इसकी लायबिलिटी कितनी है? 7.5 2.5 के 10 2.5 2.5 अनपेड अमाउंट। और अगर इसने शेयर जो हैं वो एक नहीं 1 मिलियन खरीदे हैं, 2.5 एक शेयर की है इंटू 1 मिलियन, सुभान अल्लाह 1 मिलियन कितनी हो जाएगी टोटल लायबिलिटी? 2.5 मिलियन। तो समझ आ गया। और अगर कंपनी कहे ना बाबा ये पहले ऐसे होता था अब नहीं होता, अब 10 का शेयर है 10 का 10 उठाना पड़ेगा, तो शेयर क्या होगा? पार्टली पेड क्या फुली पेड? तो इसमें लायबिलिटी क्या होगी इसकी? 0।
देखिए यही कह रहे हैं ना, इफ शेयर्स आर पार्टली पेड मेंबर्स आर लायबल टू पे अनपेड, फुली पेड। अच्छा मुझे पता है एग्जाम में अगर आ जाए, अब देखते हैं इजी मार्क्स, कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर को एक्सप्लेन करें। ये पहला पैरा है, ये दूसरा पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ लिखना है, दूसरा लिखना है कि दोनों? हाँ दोनों। बास का स्टूडेंट पता क्या समझते हैं कि डेफिनेशन है ना, तो जो पहला सेंटेंस जहां पे खत्म हो गया डेफिनेशन खत्म हो गई। बाज़ औक़ात डेफिनेशन के नीचे 2 पैराग्राफ होते हैं, भाई दोनों लिखने हैं। या कंफ्यूजन है तो उस्ताद से पूछ लो कि सर जी ये एक पैरा लिखना है कि दोनों लिखने हैं। तो आइंदा कभी लिमिटेड बाय शेयर पूछेगा ना, दोनों लिखने हैं। उससे नीचे वाली लाइन टाइम हो तो लिख दें, नहीं हो तो रहने दें। दिस कंपनी कैन रेज एडिशनल कैपिटल बाय इशू न्यू शेयर्स। यानी लिमिटेड बाय, ये लाजमी नहीं है सारे शेयर एक दफा इशू कर दो, एक दफा बार बार भी इशू कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड्स शेयर कैन बी इशूड अगेन एंड अगेन अकॉर्डिंग टू नीड्स। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है ना। तो शेयर इशू बार बार कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि एक ही दफा सारे शेयर कर दें। फिर दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें तो मुझे एक चीज बहुत ही मेरी फेवरेट है, गैस कर सकते हैं कौन सी? 1 ईयर वाले। शाबाश शाबाश, आपकी भी फेवरेट है। हाँ, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है? कह रहा है दिस इज ए कंपनी इन विच लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड बाय अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। वो तो लिमिटेड बाय शेयर में होता है। लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड किस अमाउंट तक? बाय मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज मेंबर्स एग्री टू कंट्रीब्यूट टू एसेट्स ऑफ कंपनी एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। Which members agree to contribute to the assets of the company at time of winding up? क्या? Which members agree to contribute to the assets of the company? यानी कंपनी वाइंड अप हुई, एसेट कम हुए, लाइबिलिटी ज्यादा हुई। एसेट 70, लाइबिलिटी 100, तो ये पे करेंगे। कितना पे करेंगे? 30 नहीं, जितना उन्होंने एग्री किया है उस लिमिट तक। वो अगर एग्री 20 किया है 20 करेंगे। हाँ, अगर एग्री 50 किया था और जरूरत 30 की है तो फिर 30 ही करेंगे। 30 ही, समझ रहे हैं? टू कंट्रीब्यूट करना है टू द एसेट्स ऑफ कंपनी। एसेट्स ऑफ कंपनी का मतलब क्या है? एसेट्स में डालेंगे अपना शेयर, क्योंकि एसेट्स कम है। लेकिन और कब डालेंगे? एट टाइम ऑफ, क्योंकि जब कंपनी चल रही हो ना तो कंपनी खुद से पैसे देगी, अब अपने सोर्सेस से पैसे देगी। जब कंपनी बंद हो रही है, कंपनी के एसेट्स बेच दिए, लायबिलिटी ज्यादा है, पैसे कम है, अब पैसे अदा करने हैं। और किस हद तक करने हैं? जितनी गारंटी है उस लिमिट तक। अब ये इसको ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना, कैलकुलेशन में नहीं, सिंपल कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, अभी वही रखना है लेवल 1 का कंसेप्ट। क्या कि अगर 4 मेंबर हैं, सब ने कहा था हम 10-10 लाख देंगे, और शॉर्टफॉल आया, फर्ज कीजिए 40 लाख का, नहीं 40 नहीं 20 लाख का शॉर्टफॉल। कितने का आया? 20। सब ने कहा था 10-10 लाख देंगे, शॉर्टफॉल आया 20 लाख का। तो बताइए इन्होंने 10-10 लाख देने हैं कि 5-5? 5-5, क्योंकि इतना ही होना भी ऐसे ही चाहिए। ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है कि ये 2 लोग ना फॉरेन कंट्री फरार हो जाते हैं। जब ये देखते हैं ना कंपनी डूबने वाली है, पहले अंदाजा हो जाता है कि हम जो बिजनेस के साथ कर रहे हैं ना ये आगे नहीं चल पाएगा, तो कहते हैं हम तो निकल जाएंगे पाकिस्तान से, बाकी ये जो मौजूद है वो जाने। ये तो 2 निकल गए। बताइए अब ये 2 क्रेडिटर के हत्थे चढ़ गए, जिन्होंने 100 मिलियन लेना था लेकिन 80 मिलियन के एसेट आए हैं, बाकी 20 मिलियन है। चारों मौजूद होते हैं, लाइन बना के 5-5 मिलियन लेते, 2 उड़ गए, 2 बाकी रह गए। बताइए इनसे क्या 5-5 लिया जाएगा कि इनसे 10-10 लिया जा? लॉ कहता है
जब मसला आएगा हम पहले एक्सटर्नल पार्टीज को प्रोटेक्ट करेंगे, फिर इंटरनल पार्टीज को प्रोटेक्ट करेंगे। ला क्या कहता है? पहले एक्सटर्नल पार्टीज को प्रोटेक्ट करेंगे, फिर इंटरनल को करेंगे। बताइए एक्सटर्नल पार्टीज कैसे प्रोटेक्ट होंगी? दोनों 10-10 एक्सटर्नल पार्टी लेके निकल गई, बाकी ये रह गई। अब इनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? इनको पकड़ के इनसे 5-5 रिकवर करवाया जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल पार्टी को नहीं कहा जाएगा उनको ढूंढो जर्मनी जाके, नहीं नहीं, इंटरनल को कहा जाएगा। ये बात समझ आ गई? अच्छा मुझे बताइए, ये इतने शातिर और चालाक हैं कि इन्होंने जब कंपनी वाइंड अप होने लगी थी ना, उससे 2 महीने पहले ही वीजा टिकट करवा के निकल गए थे पाकिस्तान से बाहर, और फिर कहने लगे सर जब कंपनी वाइंड अप हुई हम तो मेंबर थे ही नहीं। हाँ, अगर जिस दिन उन्होंने लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबरशिप छोड़ी उसके 1 साल के अंदर अंदर भी कंपनी डूबी ना, तो समझा जाएगा इनका पूरा हिस्सा डुबोने में, इनका पूरा हिस्सा है डुबोने में, और इनको सजा मिलेगी। ठीक है, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? दिस इज कंपनी इन विच लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड बाय मेमोरेंडम सच अमाउंट एज मेंबर एग्री टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ कंपनी एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये क्लियर पॉइंट। अगला कंसेप्ट, इफ ए पर्सन सीजेस टू बी, मतलब खत्म हो गया, क्विट हो गया, रिजाइन कर गया, मर ceases to be a member, he is also liable to contribute within 1 year afterward for the debts contracted before he ceases to be a member. वो 1 साल बाद तक के लिए जिम्मेदार रहेगा, लेकिन उन डेट्स के लिए जिम्मेदार, अगली बात बड़ी लॉजिकल है, उन डेट्स के लिए जिम्मेदार रहेगा जो उसके दौरे हुकूमत में लिए गए थे, उसके दौरे मेंबरशिप में लिए गए थे। जब वो जो लोन उसके मेंबरशिप छोड़ने के बाद लिया गया है ना, उसके लिए लायबल नहीं है, उसके लिए होना भी नहीं चाहिए। वो तो अपनी जिंदगी में जो याशिया कर गया उसके लिए जिम्मेदार होगा ना, देनदार होगा। जो उसके बाद बाकी मेंबर जो कर गया 2 नंबर का, उसके लिए जिम्मेदार। ये लाइन का मतलब समझ आ रहा है? इफ ए पर्सन, इसके साथ स्टारिक मार्क कर लें, केस स्टडी में ये टेस्ट करेगा। इफ ए पर्सन ceases to be a member, he is liable to contribute within 1 year afterwards for the debts contracted before he ceased to be a member. Very important concept. फिर कह रहा है सच कंपनी यानी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मे हैव और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। अमूमी तौर पे लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल नहीं होता। अच्छा, वैसे अमूमी तौर पे ना कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नहीं होती, वो बहुत कम होती है, लेकिन अगर हो भी तो अमूमी तौर पे इसका शेयर कैपिटल नहीं होता। ठीक है, लेकिन एक्सट्रीमली रेयर केस में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल हो भी सकता है। बड़ा रेयर केस है, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बड़ा रेयर केस है, लेकिन अगर लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का, तो वो रहेगी तो लिमिटेड बाय गारंटी रहेगी, क्या गारंटी स्टेटस है। लेकिन मेंबर्स की लायबिलिटी जो है ना, उसके मेंबर्स की लायबिलिटी वो डबल हो जाएगी। वो गारंटी भी होगी, वो अगर शेयर्स की अनपेड अमाउंट है वो भी हो जाएगी। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? समझे? नहीं समझे? क्या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर कैपिटल हो सकता है? अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल है तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के मेंबर्स की लायबिलिटी सिंगल साइड, ये सिंगल पर्सपेक्टिव से होगी कि डबल पर्सपेक्टिव से? डबल पर्सपेक्टिव से, यानी जो गारंटी की है अमाउंट वो भी होगी, और अगर शेयर है और अनपेड है। लेकिन ये एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन है, इतना पढ़ के खत्म कर दे, आगे कोई केस नहीं आएगा, आगे कोई केस स्टडी इंशाल्लाह नहीं आएगी। आपने ज्यादा नहीं सोचना, सिंपल कंसेप्ट क्या बनाना है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का शेयर कैपिटल होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल नहीं होता, कभी कभार हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं सोचना। एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो है, इंक्लूड वर्ड, यानी आपको सिखा रहा है कि कैसे आपने कंपनी के नाम से उसका स्टेटस पहचान लेना है। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट कंपनी है, सिंगल मेंबर है एसएमसी पर, पब्लिक है तो सिर्फ लिमिटेड होगा, और अगर गारंटी लिमिटेड है तो गारंटी लिमिटेड। अच्छा, लिस्टेड और अनलिस्टेड के केस में सब बताया, लिस्टेड कंपनी के एंड में वर्ड लिस्टेड ऐड करना है? नहीं करना। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब है कंपनी लिस्टेड है कि अनलिस्टेड ये नाम से पता नहीं चलेगा,
लेकिन पब्लिक है कि प्राइवेट ये नाम से पता चल जाएगा। लिमिटेड बाय शेयर है कि लिमिटेड बाय गारंटी नाम से पता चल जाएगा। कंपनी पब्लिक है कि प्राइवेट नाम से पता चल जाएगा कि नहीं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है लिमिटेड बाय गारंटी नाम से पता चल जाएगा कि नहीं। वो केस स्टडी के अंदर मर जाएगा, आपको ये नहीं बताएगा कि ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है कि लिमिटेड बाय गारंटी है, ये नहीं बताएगा पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी, नहीं बताएगा। आपने खुद अंदाजा लगा, कहां से, नाम से। आपने कहना नो प्रॉब्लम, तेरे बताने की जरूरत भी नहीं, नाम ही काफी है। नाम ही, लिमिटेड बाय शेयर के नाम के एंड पे लिखा होगा लफ्ज लिमिटेड। लिमिटेड मुश्किल नहीं होगा, आपको बता दिया आज। अच्छा, अनलिमिटेड कंपनी कौन सी है? ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। ये होती है रेयर है, ये भी रेयर है। कहता है पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप स्टाइल बिजनेस में होता है। अनलिमिटेड कंपनी ये भी क्या है? रेयर है, रेयर है। इसलिए आपने इसके ऊपर नहीं सोचना। अच्छा, अब अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ लिया ना, तो मुझे बताइए कि कंपनी का नाम आपके सामने लिख रहा हूं, पाकिस्तान जिंदा भाग नहीं, जिंदा भाग, तुम्हें तरानी बदल दिया उन्होंने। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, जिसे इन शॉर्ट हम पीटीसीएल बोलते हैं। नंबर 1 पहले चीज, क्या ये कंपनी है? अच्छा, कैसे पता चला? लफ्ज कंपनी से? लफ्ज कंपनी से नहीं पता चला, कंपनी है। कैसे पता चला? शाबाश। दूसरा, पब्लिक कंपनी के प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कैसे पता चला? लफ्ज प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट होती तो लफ्ज प्राइवेट होता। अच्छा, फिर बताइए, ये कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, शाबाश। लिमिटेड बाय शेयर के लिमिटेड बाय गारंटी? लिमिटेड बाय शेयर कैसे पता चला? क्योंकि गारंटी लिमिटेड नहीं लिखा हुआ। अगर लिमिटेड बाय गारंटी होती तो गारंटी लिमिटेड लिखा होता। अच्छा, फिर बताइए अगली बात, लिस्टेड है कि अनलिस्टेड? नाम से नहीं पता चलता, इसलिए आई कैप बाकी तो कुछ नहीं बताएगा कंपनी के बारे में, पब्लिक है कि प्राइवेट है। नाम बताएगा, पब्लिक या प्राइवेट नहीं बताएगा, लिमिटेड बाय शेयर लिमिटेड बाय गारंटी नहीं बताएगा, बाकी चीजें कुछ नहीं बताएगा। एक चीज जरूर बताएगा, लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। ये आपने अंडरलाइन कर लें, क्योंकि कुछ कंसेप्ट लिस्टेड के लिए है, कुछ अनलिस्टेड के लिए। ठीक है, जो चीज जरूरी है वो बताएगा, जो चीज नाम से जाहिर है नहीं बताएगा। चलिए, ये बड़ी टाइप्स थी जो हमने स्टडी कर ली, तसल्ली से स्टडी कर ली। फिर आगे चलते हैं। हाँ, कह रहा पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी में फर्क है। पब्लिक कंपनी में और पब्लिक कंपनी तो वो है ना जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन है? जो गवर्नमेंट ओन कर रही है 50% से ज्यादा शेयर। 100% शेयर लाजमी नहीं है, कितने शेयर जरूरी हैं? 50% से ज्यादा शेयर्स। कह रहा है पब्लिक सेक्टर कंपनी, सेक्टर को अंडरलाइन कर लें। पब्लिक कंपनी और पब्लिक, ये ऐसा ना एग्जाम में पब्लिक सेक्टर कंपनी डेफिनेशन पूछे, आप पब्लिक कंपनी छापा है। पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी हुज मोर देन 1/2 वोटिंग सिक्योरिटीज, हुज मोर देन 1/2। अब ये अजीब टर्म सामने आ गई। पहले सिक्योरिटीज की टर्म बड़ी मुश्किल समझ आई है। ये सिक्योरिटीज किसे कहते हैं? शेयर और डिबेंचर दोनों को कलेक्टिव। वोटिंग सिक्योरिटीज किसे कहते हैं? शेयर्स नहीं, ऑर्डिनरी शेयर्स को। वोटिंग शेयर्स की 2 टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस। ये कभी पढ़ा है आपने? ऑर्डिनरी शेयर के साथ वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर के साथ वोटिंग राइट्स नहीं। जहां पे भी किसी भी सब्जेक्ट में ऑर्डिनरी शेयर प्रेफरेंस शेयर का फर्क पड़ता है ना, जो सबसे पहला फर्क बताया जाता है वो यही बताया जाता है, ऑर्डिनरी शेयर में वोटिंग राइट्स हैं, प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट्स।
तो इसका मतलब है वो क्या कह रहा है, पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए कौन सी सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के लिए हेल्ड करना जरूरी है, वोटिंग सिक्योरिटीज। वोटिंग सिक्योरिटी के साथ लिख ले, वोटिंग सिक्योरिटीज इज इक्वल टू ऑर्डिनरी शेयर, लिख ले। और फिर नॉन वोटिंग सिक्योरिटीज भी लिख ले, नॉन वोटिंग सिक्योरिटीज इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर। तो फैसला किस पे होगा, ऑर्डिनरी शेयर। whose more than 1/2 voting securities are held by government or any agency of government। ठीक है, जिसके आधे से ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट है। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के आधे से ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनी। PIA के 50% से ज्यादा शेयर्स अगर गवर्नमेंट के पास हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक है जी। और एंड में क्या लिखा हुआ है, और गवर्नमेंट और एनी ऑफ इट्स एजेंसी, यानी गवर्नमेंट या उसका कोई इदारा, बाज़ इदारा भी होते हैं ना, जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट समझ लें, फेडरल गवर्नमेंट, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसके आगे फर्दर उनके इदारे आते हैं कुछ। Government or any of its agency has power to appoint majority of its director, majority of its directors। ठीक है, हाँ वोटिंग के जरिए। तो बात तो घूम फिर के बिल्कुल वही आ जाती है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी कंपनी है, जिसके 50% से ज्यादा शेयर्स, तो वो क्या हो जाएगा, या तो सिक्योरिटीज के दो क्राइटेरिया हैं, पब्लिक सिक्योरिटीज और डायरेक्ट, इसको अंडरलाइन कीजिए, दो क्राइटेरिया है, या सिक्योरिटीज हो या पावर टू पॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हो। क्योंकि अगर आपके पास किसी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स है ना, आप कंपनी के सारे फैसले खुद कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका भी है, ये फाइनेंशियल क्राइटेरिया, एक नॉन फाइनेंशियल क्राइटेरिया भी है। आपके पास शेयर्स नहीं है फर्ज कीजिए, लेकिन आपके पास कंपनी के मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर 50% से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर है, तो फैसले तो डायरेक्टर नहीं करने हैं। तो अगर आप डायरेक्टर, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, फैसले आप कर सकते हैं। जैसे फर्ज कीजिए किसी और मुल्क की बात कर रहा हूं, उसमें सारे मुल्क को कंट्रोल करना है MNAs ने, तो कंट्रोल किसके पास है, MNAs के पास। और अगर कोई और हो जो MNA को कंट्रोल कर सकता हो, तो पावर किसके पास है, किसी और के पास। अब मुझे बताइए, एक फैमिली है, उसमें शोहर तंग आ गया, बीवी से कहने लगा घर का हुक्मरान मैं हूं, घर का हुक्मरान, क्योंकि मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, जायदाद है। तो जाहिर है घर में पैसा वही कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो फैसले किसके चलेंगे, शोहर के चलेंगे। तो यही समझा रहा है, कह रहे मेरा पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, मैं हूं घर का मालिक, तुम्हारे पास क्या है। तो बीवी ने क्या कहा, मेरे पास तुम हो, हैं? अब बताइए, पहला क्राइटेरिया जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल क्राइटेरिया के मुताबिक घर का हाकिम, ओनर कौन है, वो खुद। लेकिन दूसरा क्राइटेरिया भी है तो वैलिड, नहीं वैलिड भाई, जो घर को कंट्रोल कर रहा है उसको कंट्रोल करे ना। खुद ख्वार होने की सीए में जान जलाने की क्या जरूरत है, जिसने सीए किया हुआ है उसके साथ एग्रीमेंट कर लें, बात तो वही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर पैसों से भी आ सकती है, और पावर पावरफुल लोगों को कंट्रोल करने से भी आ सकती है। यही समझा रहा है। पहला क्राइटेरिया है, अगर गवर्नमेंट के पास मोर देन 1/2 वोटिंग सिक्योरिटीज हो,
फिर भी वो पब्लिक सेक्टर का मतलब अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। इस सूरत में भी गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा कंपनी के ऊपर, तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो जाएगी। और इस सूरत में सिक्योरिटीज नहीं है फर्ज कीजिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, तो इस सूरत में भी क्या कंट्रोल गवर्नमेंट के पास नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ये भी पब्लिक सेक्टर कंपनी हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे वाली लाइन है भाईजान, आपने इसको याद करना है। हर चैप्टर के अंदर एक दो लाइंस ऐसी आएंगी जो आपने रटा लगानी है, सिर्फ उसमें कंसेप्ट नहीं होता, रटा लगानी है। रटा लगाएं, जान छुड़ाएं। ठीक है, रटा लगाएं, पूरे सब्जेक्ट में नहीं कह रहा ये ना आपको सर कंसेप्ट समझाते ही ना सर, तो रटा लगवाते हैं। हर चैप्टर में एक दो लाइंस ऐसी आएंगी, खासतौर पे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हर 2 दिन के बाद ना किसी ने ये पिक्चर शेयर करके इस बुक कहना सर ये एक्सप्लेन कर दीजिए, सर आपने कहा था कि ये याद करना है, लेकिन सर प्लीज ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, ताकि आप एक्सप्लेन कर देंगे ना तो फिर ज्यादा अच्छे तरीके से ज़हन में बैठ जाएगा। नहीं करना, पढ़ा देता हूं एक दफा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ए पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। कहता है पब्लिक सेक्टर कंपनी में कुछ इदारे ऐसे होते हैं गवर्नमेंट के हैं, जैसे हॉस्पिटल वगैरह फॉर एग्जांपल, वो नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, जैसे आई कैप। इट ऑल्सो इंक्लूड्स पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस्ड बाय कमीशन, जिसे कमीशन ने लाइसेंस दे दिया हो। नॉट फॉर प्रॉफिट को अंडरलाइन कर लें। ठीक है, हाउएवर नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर, ये फिर भी आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी, अब अगली बात समझ नहीं आनी। हाउएवर nomination of directors by commission on board of securities exchange or any other entity shall not make it a public sector company। यानी अगर डायरेक्टर्स को कमीशन, किसी डायरेक्टर को, कमीशन भी तो सरकारी इदारा है, कमीशन से सरकारी इदारा नहीं है क्या? वो अगर डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करता है और वो डायरेक्टर्स कंपनी को कंट्रोल करते हैं, वो पब्लिक सेक्टर नहीं समझी जाएगी। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है डिटेल की चीज़ समझते समझते सामने की चीज़ कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता कि आप इस कम अहम कंसेप्ट को समझते समझते इस ज़्यादा अहम कंसेप्ट को कंप्रोमाइज़ कर दें, इग्नोर कर दें। तो आपने ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है? इसको सिर्फ रटा लगा लेंगे भाई। इसी से मिलती जुलती डेफिनेशन है होल्डिंग कंपनी की। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन क्या है? आप कहेंगे सर ये तो वही रिपीट करवा रहे हैं आप। कह रहे अब पब्लिक सेक्टर कंपनी में एक कंपनी थी, एक गवर्नमेंट थी, ऐसे है। यहां पे दोनों कंपनीज होंगी। कैसे? एक कंपनी विल बी ए होल्डिंग कंपनी ऑफ अदर कंपनी इफ एक कंपनी दूसरे की होल्डिंग ऊपर, सब्सिडी नीचे। होल्डिंग कंपनी तब होगी जब इट मींस जो होल्डिंग कंपनी है पहली, इट कंट्रोल्स मोर देन 1/2 वोटिंग सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनी। अगर ये वाली कंपनी इस दूसरी कंपनी के 1/2 से ज्यादा, कौन से वाले? वोटिंग सिक्योरिटीज कंट्रोल कर ले, ओन कर ले, होल्ड कर ले, तो ये क्या हो जाए? ईदर बाय इटसेल्फ आर टूगेदर विद 1 or more of its subsidiary companies। क्या केस स्टडी बना दी थी आई क्या आपने? वाह वाह, आज तक समझ नहीं आई। एक केस स्टडी कभी करवाऊंगा आपको इस कंसेप्ट के ऊपर। किस कंसेप्ट के ऊपर? 1 or more subsidiary। ये जो लाइन है ना, ये वाली बड़ी आसान है। ये जो है ना, ईदर बाय इटसेल्फ आर टूगेदर विद 1 or more subsidiary, इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी केस स्टडी थी। ठीक है, उसमें कंपनीज की तादाद ज्यादा थी, कंसेप्ट बहुत अच्छा था। वो उससे आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। अभी इसका मतलब नहीं बता रहा, अभी सिर्फ किसका मतलब बताया आपको? कंट्रोल्स मोर देन। लेकिन ये आपने याद करना है, इधर बाय इटसेल्फ आर टुगेदर विद मोर सब्सिडरीज। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 1/2 से ज्यादा वोटिंग सिक्योरिटी हासिल कर ले, तो पहली कंपनी क्या हो जाएगी? दूसरी कंपनी क्या हो जाएगी? ये तो एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? आर इट कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ अदर कंपनी। ये दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर लेती है। वो ऊपर भी तो ट्रू फॉल्ट क्राइटेरिया था ना, वोटिंग सिक्योरिटीज वाला और डायरेक्टर वाला। नीचे भी यही है।
होल्डिंग कंपनी में भी वोटिंग सिक्योरिटीज आधे से ज्यादा ले लो या कंट्रोल्स कर लो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को। फिर कहता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड कंट्रोल करने से क्या मुराद है कि कंपनी कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। कि कंपनी कंट्रोल करने का मतलब है कि उसके सारे या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने या रिमूव करने की अथॉरिटी। देखिए कंपनी चलानी डायरेक्टर्स ने है, और अगर कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स आपके पास है तो कंपनी आपकी है, ठीक है। और अगर कंपनी के डायरेक्टर्स आधे से ज्यादा आपके हैं तो भी कंपनी आपकी है। दूसरा क्राइटेरिया ये है। कुछ समझ आया आपको? चलिए, और सब्सिडरी कंपनी क्या है? जो उसका अपोजिट है, जो उसका अपोजिट। जो होल्डिंग कंपनी है ना, अगर अच्छा आप देखें, अगर एग्जाम में कहे ना होल्डिंग कंपनी डिफाइन करो, आपने कहना है एक कंपनी उसके पास दूसरी कंपनी के मोर देन 1/2 वोटिंग सिक्योरिटीज हैं, या वो दूसरी कंपनी के बोर्ड की कंपोजिशन को कंट्रोल कर, ये होल्डिंग हो गई। अब अगर आपसे कहे ना सब्सिडरी को डिफाइन करो, क्राइटेरिया सेम है। अब आपने सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना है। अब आपने ऊपर से नीचे नहीं देखना, अब नीचे से ऊपर। ये कंपनी जिसके मोर देन 1/2 वोटिंग सिक्योरिटीज दूसरी कंपनी हेल्ड करे, कंट्रोल करे, वो क्या है? सब्सिडरी। और वो कंपनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को कोई दूसरी कंट्रोल करे, तो वो सब्सिडरी। देखिए क्राइटेरिया वही, अल्फाज भी तकरीबन वही है, सिर्फ एक्टिव वाइज पैसिव वाइज वाला फर्क आ गया है। समझ रहे हैं? और ये वाली लाइन फिर आपने याद रटा लगानी है। होल्डिंग कंपनी शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज बियॉन्ड नंबर्स नोटिफाइड, बियॉन्ड नंबर्स नोटिफाइड। ये इसका मतलब कल पूछिएगा, कल समझाऊंगा, वरना भी समझाऊं मसला कोई नहीं है, कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। आज हमने क्या क्या सीखा? पब्लिक, प्राइवेट, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, एसएमसी, अदर देन एसएमसी, लिस्टेड, अनलिस्टेड, पब्लिक सेक्टर कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। क्लियर? अभी कुछ डेफिनेशंस हैं, वो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज अगर आप कहें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब एक मिनट में वालिद साहब के एक कंपनी में 30% शेयर हैं, 40% शेयर हैं, 40%। उनके बेटे के भी उसी कंपनी में 20% शेयर्स हैं। तो वालिद साहब वो होल्डिंग कंपनी एक तरह से बन गए कि नहीं? क्यों? उनके पास तो 40% है। उनके बेटे, हाँ अच्छा, बेटे पे भी उनका कंट्रोल है, तो जिस पे कंट्रोल है उसके शेयर भी ऐड कर सकते हैं। यही कंसेप्ट है थ्रू वन, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक कंपनी है, ए कंपनी, उसने जेड कंपनी के 40% शेयर खरीद रखे हैं। एक और कंपनी है बी कंपनी, उसने जेड कंपनी के 20% शेयर खरीद रखे हैं। अगर इतनी इंफॉर्मेशन है ना, तो जो जेड कंपनी है ना, वो ना ए की सब्सिडरी है ना बी की है। लेकिन अगर पता चले बी ए की सब्सिडरी है, बी क्या है? तो ए और बी भी होल्डिंग सब्सिडरी हैं, ए और जी भी होल्डिंग सब्सिडरी हैं। ए और जी, वो कैसे? क्योंकि ए के पास जी के 40% शेयर्स हैं, बी के पास तो नहीं है ना जी के। हाँ, और बी के पास ये तो 40% हुए, होल्डिंग सब्सिडी तो 50 से ज्यादा में बनती है। तो ए कंपनी बी के 20% भी ऐड कर लेगी टुगेदर विद बी। क्यों बोला? क्योंकि बी सब्सिडरी है एक ही। बी ए की सब्सिडरी। यही बता रहा है कि इट कंट्रोल्स, यानी ए कंपनी कंट्रोल्स करे more than 1/2 voting securities of Z company either by itself 40%,
आर टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज, यानी बी के 20% भी 40 में ऐड हो जाने हैं। नहीं समझ आई ये बात? नहीं नहीं, इसको एग्जाम्पल केस स्टडी के साथ डिस्कस करेंगे फिर, लेकिन रट्टा तो लगा लेंगे ना। बस ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।